बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है ओलिगोसैकेराइड्स। आज मैं आप लोगों को ओलिगोसैकेराइड्स पढ़ाऊंगी। ओलिगोसैकेराइड्स आर कॉल्ड ओलिगोसैकेरोसिस। ओलिगोसैकेराइड को हम लोग ओलिगोसैकेरोसिस भी कहते हैं। ओलिगोसैकेरोसिस क्यों कहते हैं? लफ्ज़ ओलिगो एक ग्रीक वर्ड है और इसका मीनिंग है फ्यू, और सैकेराइड तो किसी भी कार्बोहाइड्रेट को शो करता है कि ये चीज़ कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन ओस का जो वर्ड है ये भी कार्बोहाइड्रेट को शो करता है, मगर ये ख़ास तौर पे मोनोसैकेराइड के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि ट्रायोज 3 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड को कहते हैं, टेट्रोज 4 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड को कहते हैं, पेंटोज 5 कार्बन स्केलेटन वाले मोनोसैकेराइड को कहते हैं, और इसी तरह हेक्सोज एंड सो ऑन। तो ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर फ्यू नंबर ऑफ ओजेस होंगे, मतलब फ्यू नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स होंगे। दीज आर कंपाउंड शुगर। ये कंपाउंड शुगर है, मीन्स कि ये सिंपल नहीं है, कंपाउंड है। जिस तरह के एक कंपाउंड मुख्तलिफ़ एटम्स से मिलकर बनता है, इसी तरह ओलिगोसैकेराइड मुख्तलिफ़ शुगर्स मुख्तलिफ़ ओजेस से मिलकर बनता है, कॉम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर विद मोनोसैकेराइड। ये जो है तो ये वो वाले कार्बोहाइड्रेट हैं कि जो हाइड्रोलिसिस होने पर, एसिड हाइड्रोलिसिस होने पर 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट मोनोसैकेराइड हमें देते हैं। सेम मोनोसैकेराइड देने का ये मतलब है कि अगर एक ग्लूकोज है तो बाकी सारे भी ग्लूकोज हैं, और अगर एक फ्रक्टोज़ है तो बाकी सारे फ्रक्टोज़, अगर एक गैलेक्टोज़ है तो बाकी सारे भी गैलेक्टोज़। और डिफरेंट मोनोसैकेराइड होने का मतलब ये है कि अगर एक ग्लूकोज है तो दूसरा मे बी फ्रक्टोज हो, दूसरा जो है वो मे बी गैलेक्टोज हो, या अगर 3 मोनोसैकेराइड हैं तो एक ग्लूकोज, दूसरा फ्रक्टोज, तीसरा गैलेक्टोज हो, या फिर 2 ग्लूकोज 1 फ्रक्टोज हो, या 2 फ्रक्टोज 1 ग्लूकोज हो, या 2 गैलेक्टोज, और इसी तरह कोई भी कॉम्बिनेशन जो आप बनाना चाहें जो है ना वो इसके अंदर हो सकता है। डिफरेंट मोनोसैकेराइड होने का मतलब ये है। आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, दे आर लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। 2 कार्बोहाइड्रेट या 3 या जितने भी होंगे हमारे पास, जितने भी मोनोसैकेराइड हैं ओलिगोसैकेराइड में, वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ज़रिए लिंक्ड होंगे। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है वो एक कार्बोहाइड्रेट, एक मोनोसैकेराइड के अल्कोहलिक ग्रुप और दूसरे मोनोसैकेराइड के फंक्शनल ग्रुप के साथ बनता है। इस तरह भी हो सकता है कि दोनों मोनोसैकेराइड के फंक्शनल ग्रुप आपस में बॉन्ड बनाएं। देखिए, फंक्शनल ग्रुप तभी रहता है जब हमारे पास वो जो कार्बोहाइड्रेट है, वो जो मोनोसैकेराइड है, वो स्ट्रेट चेन हो, रिंग फॉर्म में ना हो। लेकिन जब वो रिंग फॉर्म में चला जाता है तो फिर वो फंक्शनल ग्रुप नहीं रहता। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के साथ अल्डिहाइड की फॉर्म में डबल बॉन्डेड O होना ज़रूरी है, और कीटोन की फॉर्म अल्डिहाइड की फॉर्म में डबल बॉन्ड O और H होना ज़रूरी है, और कीटोन की फॉर्म में सिर्फ डबल बॉन्ड O होना ज़रूरी है। जबकि रिंग होने की सूरत में ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ टूट जाता है और वो वाला कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच होता है, तो वो फिर फंक्शनल ग्रुप होता उसूलन नहीं है। लेकिन चूँकि आप लोग जानते हैं कि ये हमारे पास सॉल्यूशन में इस तरह होता रहता है कि रिंग फॉर्म में भी वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही होती है और स्ट्रेट चेन में भी एग्जिस्ट कर रही होती है, तो ऐसे उस कार्बन को हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। तो वो वाला एनोमेरिक कार्बन जब दूसरे मोनोसैकेराइड के अल्कोहलिक ग्रुप के साथ रिएक्ट करे, या दूसरे मोनोसैकेराइड के जो है ना फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्ट करे, दोनों सूरतों में उसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे। और इसकी एग्जांपल्स मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कि कौन कौन सी जगह पर 2 फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ज़रिए अटैच हैं, और कौन कौन सी जगह पर एक फंक्शनल ग्रुप और दूसरे का अल्कोहलिक ग्रुप आपस में अटैच होके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहे हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में बेसिकली एक ऑक्सीजन के ज़रिए 2 कार्बोहाइड्रेट आपस में लिंक्ड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर स्वीट इन टेस्ट बट लेस देन मोनोसैकेराइड। ये मीठे होते हैं मगर मोनोसैकेराइड के कंपैरिजन में कम मीठे होते हैं। देयर फंक्शनल ग्रुप में बी फ्री और इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। ये वही वाली बात आई जो पीछे मैंने एक्सप्लेन की। अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दोनों मोनोसैकेराइड के फंक्शनल ग्रुप के दरमियान में है तो उसको हम कहेंगे कि फंक्शनल ग्रुप इज़ इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। और अगर एक इन्वॉल्व है और एक इन्वॉल्व नहीं है, मतलब कि एक फंक्शनल ग्रुप है और दूसरे का अल्कोहलिक ग्रुप आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे कि इसका फंक्शनल ग्रुप जो है
तो वो क्या है, वो फ्री है। अगर किसी भी ओलिगोसैकेराइड का फंक्शनल ग्रुप फ्री है, इट मीन्स कि वो रिड्यूसिंग है। और अगर दोनों जो है ना वो इन्वॉल्व हैं बॉन्डिंग में, तो फिर हम कहेंगे कि वो नॉन रिड्यूसिंग है। दे आर soluble इन वाटर बट solubility इज़ लेस देन मोनोसेकेराइड। आप लोग जानते हैं कि solubility मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करती है। अगर मॉलिक्यूलर वेट कम होता है तो solubility ज़्यादा होती है, और अगर मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है तो solubility कम होती है। इन्वर्स रिलेशन है। तो मोनोसेकेराइड के कंपैरिजन में ओलिगोसेकेराइड का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, यही वजह है कि इनकी solubility कम होती है। और अगर पॉलीसेकेराइड को कंपेयर करें तो चूँकि उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसी वजह से वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। दे आर आल्सो सोलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक के अंदर ये सोलेबल होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक और इनकी जो बॉन्डिंग होती है वो बिल्कुल सेम होती है। उसमें भी हमारे पास जो है ना कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, और इसमें भी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। बट देयर सोलेबिलिटी इज़ लेस देन मोनोसेकेराइड। मगर फिर वही बात, यहाँ पे फिर वही मॉलिक्यूलर वेट वाला फैक्टर आ गया कि मोनोसेकेराइड का मॉलिक्यूलर वेट कम है, इसी वजह से वो ज़्यादा सोलेबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर भी। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये जो है ना हमारे पास रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, लिक्विड या गैस फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करते, और क्रिस्टलाइन होते हैं। क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टल्स इनके बनते हैं। क्रिस्टल बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि क्रिस्टल बैरूनी उसमें अगर उसको हम बाहर से देखें तो उसके क्रिस्टल नज़र नहीं आते, मगर उसके मॉलिक्यूल के अंदर क्रिस्टल होते हैं। तो सम टाइम इस तरह भी होता है कि जो है ना ये होते क्रिस्टलाइन है, मगर बाहर से ये पाउडर फॉर्म में नज़र आते हैं, मगर ये अगर इनको हम माइक्रोस्कोपिकली देखें तो इनके क्रिस्टल्स बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 2 मोनोसैकेराइड्स आर लिंक्ड बाय 1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड 3 मोनोसैकेराइड्स आर लिंक्ड बाय 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स एंड सो ऑन। मतलब ये है कि जब दो ग्लूकोज आपस में या कोई से भी 2 मोनोसैकेराइड आपस में बॉन्ड करेंगे तो वो एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ज़रिए लिंक हो जाएंगे, और जब 3 बॉन्ड बनाएंगे, जब 3 लिंक होंगे तो वो 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के ज़रिए आपस में जुड़ेंगे। तो जितने नंबर ऑफ़ मोनोसैकेराइड होंगे उनकी जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग है वो उससे लेस देन 1 होगी। अगर 5 हैं तो वो 4 बॉन्ड्स के ज़रिए जुड़ेंगे, अगर 6 हैं तो 5 के ज़रिए जुड़ेंगे, और इसी तरह। अगला पॉइंट है हमारे पास, अकॉर्डिंगली an oligosaccharide yielding 2 molecules of monosaccharide on hydrolysis is designated as disaccharide। ये इसकी क्लासिफिकेशन आ गई है कि वो ओलिगोसैकेराइड जो हाइड्रोलिसिस पर हमें 2 मॉलिक्यूल दे मोनोसैकेराइड के उसको हम डाइसैकेराइड कहते हैं, और वो जो 3 मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड के दे उसको हम ट्राइसैकेराइड कहते हैं, और जो 4 दे उसको हम टेट्रासैकेराइड कहते हैं, और जो 5 दे उसको हम पेंटासैकेराइड कहते हैं। पेंटासैकेराइड तक नेचुरली हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं ओलिगोसैकेराइड। इससे ज़्यादा भी ओलिगोसैकेराइड के अंदर मोनोसैकेराइड होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने पीछे डेफिनेशन में पढ़ा था, लेकिन वो यूजुअली एग्जिस्ट नहीं करते नेचर में। मतलब प्लांट्स में या एनिमल्स में पाए नहीं जाते कि जिनमें 5 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड आपस में लिंक्ड हों, लेकिन फिर भी लैब में इनको हम सिंथेसाइज कर सकते हैं, और उनकी सॉलिबिलिटी कम होती है, इस वजह से उनका जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, द जनरल फार्मूला ऑफ डाइसैकेराइड इज़ CnH2n(n-1)। इट मीन्स कि जो मतलब कि जिस तरह मोनोसैकेराइड का फार्मूला था CnH2ON, यहाँ पे उससे 1- इसलिए हुआ है क्योंकि जब 2 मोनोसैकेराइड आपस में लिंक्ड होंगे तो उनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, तो इसलिए इधर -1 का फैक्टर आया है। और इसी तरह जब ट्राइसैकेराइड की बारी आएगी तो यहाँ से 2- होगा। 2- इसलिए होगा क्योंकि जब 2 जुड़ेंगे तो एक मॉलिक्यूल वाटर का निकल गया, और फिर जब तीसरा जुड़ेगा दूसरे वाले के साथ तो तीसरे और दूसरे में से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा, तो इस तरह जो है ना फार्मूले में -2 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अ फ्यू एग्जांपल्स आर। हाँ, यानी कि हमारे पास ओलिगोसैकेराइड्स की कुछ एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। डाइसैकेराइड की एग्जांपल में सुक्रोज़ आता है। सुक्रोज़ हमारी कॉमन टेबल शुगर, आप लोग आगे सुक्रोज़, लैक्टोज़ और माल्टोज़ को खूब डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। और सेलुलोज़ भी इसमें इन्वॉल्व है, ये भी 2 कार्बन से मिलकर बनता है, 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बनता है, दोनों इसमें ग्लूकोज होते हैं। ट्री हेलोज़ में भी दोनों ग्लूकोज होते हैं, लेकिन इनकी कार्बन नंबर की लिंकेज डिफरेंट होती है।
एक में 1-1 कार्बन वाले लिंक करते हैं और दूसरे में 1-4 लिंक करते हैं। एक इसमें जेंटी बायोस भी आता है, इसमें मेली बायोस भी आता है डाइसैकेराइड की एग्जांपल में। ट्राइसैकेराइड में हमारे पास रेमिनोज आता है, जेंटी एनोज आता है, रेफिनोज आता है, रेफिनोज का दूसरा नाम मेलिटोज भी है, रेबिनोज आता है, मेलिजिटोज आता है। टेट्रासैकेराइड के अंदर हमारे पास स्टेकियोज आता है, सोरोडोज आता है और पेंटासैकेराइड के अंदर वर्बिस्कोज आता है। ये आगे हम डिस्कस करते हैं अभी। द मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ 3 लेग्यूम ओलिगोसैकेराइड्स। पीछे जो एग्जांपल आप लोगों को बताई उसमें 3 लेग्यूम ओलिगोसैकेराइड मतलब कि ऐसे ओलिगोसैकेराइड जिनके अंदर मोनोसैकेराइड का नंबर 3 या उससे ज़्यादा है, उनकी मॉलिक्यूलर कंपोजिशन बताई गई कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, मतलब कौन कौन से मोनोसैकेराइड उसके अंदर मौजूद हैं। जैसे कि रेफिनोज की बताई गई है, स्टेकियोज की बताई गई है, वर्बिस्कोज की बताई गई है। रेफिनोज ट्राइसैकेराइड था, स्टेकियोज टेट्रासैकेराइड था और वर्बिस्कोज पेंटासैकेराइड था। रेफिनोज के अंदर हमारे पास एक गैलेक्टोज, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज होता है। और ये जो लिखने का तरीका आप लोग देख रहे हैं ये इसके नोमेनक्लेचर में आगे आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि इसको इस तरह क्यों लिखा जाता है। इसी तरह हमारे पास जो स्टेकियोज है उसके अंदर एक गैलेक्टोज, एक भी गैलेक्टोज, दूसरा गैलेक्टोज, तीसरा ग्लूकोज और चौथा फ्रक्टोज है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सारे के सारे डिफरेंट हमारे पास मोनोसैकेराइड्स है। जो पीछे आप लोगों ने पढ़ा था कि हाइड्रोलिसिस पर सेम और डिफरेंट जो है ना हमें मोनोसैकेराइड दे सकते हैं। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ना ये डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स की हैं कि जब ये वो वाले ओलिगोसैकेराइड हैं, तीनों वो वाले ओलिगोसैकेराइड हैं कि जो हमें डिफरेंट मोनोसैकेराइड हाइड्रोलिसिस पर देते हैं। वर्बिस्कोज, अगर वर्बिस्कोज की हाइड्रोलिसिस हो तो वो हमें अल्फ़ा गैलेक्टोज का दूसरा मॉलिक्यूल, फिर अल्फ़ा गैलेक्टोज का तीसरा मॉलिक्यूल, फिर एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज हमें देगा। यानी कि 3 गैलेक्टोज और एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज हमें देगा। होमो मोनोसैकेराइड उस टाइम देता है कोई भी ओलिगोसैकेराइड जिस टाइम सारे के सारे एक जैसे हों। अगर मिसाल के तौर पर वर्बिस्कोज हमें 5 गैलेक्टोज देता तो फिर हम कहते हैं कि ये होमो मोनोसैकेराइड है, मतलब कि होमो ओलिगोसैकेराइड है, ऐसा ओलिगोसैकेराइड है कि जो हमें सारे के सारे सेम मोनोसैकेराइड हमें दे रहा है। कन्फर्मेशंस ऑफ पायरानोज एंड फ्यूरानोज रिंग्स। पायरानोज और फ्यूरानोज रिंग क्या है? जब मिसाल के तौर पे ग्लूकोज ले लें आप, ग्लूकोज जब रिंग फॉर्म में जाता है तो वो या पायरानोज में जा सकता है और या फिर फ्यूरानोज में जा सकता है। पायरानोज 6 साइड्स 6 कोनों वाली जो है ना हमारे पास रिंग को कहते हैं, यानी कि ऐसी रिंग जिसके 6 कोने हों जिसको हम हेक्सागोन कहते हैं। और फ्यूरानोज में अगर ग्लूकोज जाए तो वो इस तरह जाएगा कि वो जो हमें है एक पेंटागोन देगा, यानी कि 5 कोनों वाली रिंग देगा। ठीक है, तो आगे हम इसमें डिटेल पढ़ते हैं। टू नेम डाइसैकेराइड सर्टेन रूल्स आर फॉलोड। अगर किसी भी डाइसैकेराइड को या यूँ कह दें कि किसी भी ओलिगोसैकेराइड को हम नेम दें तो उसके लिए कुछ रूल्स को फॉलो किया जाता है और वो रूल्स ये हैं। फर्स्ट, द कंपाउंड इज़ रिटन विद इट्स नॉन रिड्यूसिंग एंड टू द लेफ़्ट। कहते हैं कि पहले जिस कंपाउंड को हम लिखेंगे तो वो उस वाले कंपाउंड को या उस वाले मोनोसैकेराइड को लिखेंगे जो नॉन रिड्यूसिंग होगा। नॉन रिड्यूसिंग किसे कहते हैं? नॉन रिड्यूसिंग इसे कहते हैं जिसका फंक्शनल ग्रुप बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो और वो रिड्यूस ना हो सके, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप ही वो चीज़ है जो रिड्यूस होती है। अगर वो एल्डिहाइड है तो वो रिड्यूस होता है और अगर वो कीटोन है तब भी वो रिड्यूस होता है। तो अगर वो चीज़ नॉन रिड्यूसिंग है इट मीन्स कि उसका फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व है बॉन्डिंग के अंदर। अगर के हमारे पास दो मोनोसैकेराइड आपस में जुड़े हों तो हम पहले उस मोनोसैकेराइड का नाम लिखेंगे जिसका फंक्शनल ग्रुप बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो। दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि NO प्रोसीड्स द नेम ऑफ द फर्स्ट लेफ्ट मोनोसैकेराइड, यानी कि वो जो फंक्शनल ग्रुप जिसका इन्वॉल्व था बॉन्डिंग में उसका नाम लिखने से पहले हम एक O का वर्ड ऐड करेंगे।
ओ का वर्ड क्यों ऐड करेंगे, उसकी वजह यहाँ पे लिखी है, ताकि वो वजह ये है कि दो शुगर आपस में जब लिंक होते हैं तो वो ऑक्सीजन एटम के ज़रिए लिंक्ड होते हैं ना। तो यही वजह है कि इस ऑक्सीजन के ज़रिए की लिंकेज को शो करने के लिए यहाँ पे ओ का लफ्ज़ जो है ना वो पहले लिखा जाता है। शुरू में ओ लिखा जाएगा, फिर उस वाले नॉन रिड्यूसिंग मोनोसेकेराइड को लिखा जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, द कन्फिगुरेशन एट द एनोमेरिक कार्बन जॉइनिंग द फर्स्ट मोनोसेकेराइड टू द सेकेंड इज़ गिवन एज अल्फ़ा और बीटा। आप लोग जान चुके हैं न्यूमेरिक कार्बन को मेरे पिछले लेक्चर्स में, जो मैंने आप लोगों को रेगुलर क्लासेस में दिया था। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन हमारे पास एसाइमेट्रिक नहीं होता, लेकिन जब वो रिंग फॉर्म में चेंज हो जाता है वो वाला मोनोसेकेराइड, तो चूँकि उसके साथ चारों ग्रुप डिफरेंट लग जाते हैं तो उसके बाद वो क्या हो जाता है, एसाइमेट्रिक हो जाता है। तो उस वाले कार्बन को हम लोग एनोमेरिक कार्बन को कहते हैं। और वो हमारे पास एक आइसोमेरिज्म शो करता था। उस आइसोमेरिज्म में वो क्या करता था कि लाइट को या टू द राइट घुमाता था या टू द लेफ़्ट घुमाता था। अगर वो राइट की तरफ घुमाता था, राइट साइड की तरफ, तो उसको हम अल्फ़ा कहते थे, और अगर वो लाइट को लेफ़्ट साइड की तरफ घुमाता था तो उसको हम बीटा एनोमर कहते थे। तो अगर जो मोनोसेकेराइड इन्वॉल्व है, अगर वो अल्फ़ा है तो उसके साथ अल्फ़ा का लफ्ज़ यूज़ किया जाएगा, अगर वो बीटा है तो उसके साथ बीटा का वर्ड जो है ना हमारे पास यूज़ किया जाएगा। ये इसकी कन्फिगुरेशन को शो करता है कि वो आइथर अल्फ़ा एनोमर है या फिर बीटा एनोमर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। टू डिस्टिंग्विश 5 and 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर। हाँ, अगर 6 मेंबर है तो वो पायरानोज है, और अगर 5 मेंबर है तो वो फ्यूरानोज है। तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, उसका नाम लिखेंगे, फ्यूरानोसाइल लिखेंगे या पायरानोसाइल लिखेंगे। यूजुअली हम फ्यूरानोज कहते हैं और पायरानोज कहते हैं, लेकिन चूंकि ये फ्यूरानोज और पायरानोज अब बॉन्डिंग में लिंक होंगे तो इसलिए OSE के बजाय, यानी कि E को हटाकर SYL डाल देंगे ना, तो फ्यूरानोज से फ्यूरानोसाइल बन जाएगा और पायरानोज से पायरानोसाइल बन जाएगा। ये पहले वाले मोनोसेकेराइड के साथ होगा। इज़ इंसर्टेड इन द नेम ऑफ ईच मोनोसेकेराइड यूनिट, जो पहले आएगा उसके साथ होगा। The two carbon atom joining the glycosidic bond are then shown in parentheses, यानी कि ब्रैकेट के अंदर हम वो कार्बन के नंबर शो करेंगे जो कार्बन दो मोनोसेकेराइड के आपस में डायरेक्टली लिंक्ड है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ज़रिए। जैसे कि इधर देखें 1,4 हमारे पास लिखा हुआ है, तो इसका ये मतलब है कि पहले वाले मोनोसेकेराइड का कार्बन नंबर 1 दूसरे वाले मोनोसेकेराइड के कार्बन नंबर 4 के साथ लिंक्ड है। ठीक है, और यही बात इधर एक्सप्लेन की गई है। द फॉलोइंग दिस कन्वेंशन द नेमिंग ओलिगोसेकेराइड, मतलब कि अगर इस कन्वेंशन को हम फॉलो करें तो सुक्रोज का अगर जो नेम हम देंगे तो वो क्या होगा, वो होगा, देखें ये लिखा हुआ है, ये वाला सारा नाम है। ये जो ओ है ना, वो इसको हम लोग ग्लाइकोसिडिक भी पढ़ सकते हैं। तो इसको रीड करने में इस तरह कहेंगे कि ग्लाइकोसिडिक अल्फा डी ग्लूकोपारानोसाइल 1,2 बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोसाइड, मतलब कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ज़रिए लिंक्ड है, ग्लूकोज है, ग्लूको मीन्स के ग्लूकोज है, ग्लूकोज का शुरू वाला ग्लूको लफ्ज़ यूज़ किया और उसके बाद उसकी जो रिंग फॉर्म है वो हमें बताई गई है कि यहाँ पे पायरानोसाइल है। पायरानोसाइल मतलब 6 साइड वाली रिंग है हमारे पास, और डी इसलिए क्योंकि ये डी आइसोमर है, और 1,2 लिंकेज है, मतलब कि एक का ग्लूकोज दूसरे के फ्रक्टोज के साथ 1,2 लिंकेज के ज़रिए जुड़ा हुआ है। और फ्रक्टोज यहाँ पे जो मौजूद है वो क्या हमारे पास क्या है, बीटा एनोमर है, यानी कि बीटा एनोमर है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोसाइड आया है। जो शुरू में पायरानोज था उसके साथ YL का इजाफा है, और आखिर में जो फ्यूरानोज है उसके साथ SIDE साइड का इजाफा है। मतलब कि आखिर में जो रिंग की हालत होगी उसमें बजाय इसके कि हम YL डालें, हम उसमें IDE डाल देते हैं, फ्यूरानोसाइड इसको हम पढ़ेंगे। तो अगर इस नेम को हम शॉर्ट तरीके से पढ़ें तो उसको हम क्या कहेंगे कि ग्लूको अल्फ़ा 1,2 फ्रक्टोज, ये इसको शॉर्टली अगर हम लिखें तो उसको हम इस तरह लिखेंगे।
अब आगे क्या है, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ लिंकेज प्रेजेंट इन देयर मॉलिक्यूल द डाइसैकेराइड में बी क्लासिफाइड। डाइसैकेराइड की फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है कि डाइसैकेराइड या तो नॉन रिड्यूसिंग होंगे या रिड्यूसिंग। नॉन रिड्यूसिंग वो होते हैं जो रिड्यूस नहीं होते हैं, मतलब कि इसके दोनों फंक्शनल ग्रुप बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। और रिड्यूसिंग वो वाले होंगे जिनमें कोई एक फंक्शनल ग्रुप या जो है ना अगर तीन मोनोसेकेराइड से मिलकर ओलिगोसेकेराइड बना है तो मे बी उसमें 2 ऐसे फंक्शनल ग्रुप हों कि जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व ना हो, और अगर 4 से बना है तो इसी तरह उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ जो है ना हमारे पास फंक्शनल ग्रुप भी फ्री हो सकते हैं, तो उसको हम फिर रिड्यूसिंग कहेंगे। नॉन रिड्यूसिंग को फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं C1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में, यानी कि 1,1 लिंकेज में और 1,2 लिंकेज में। तो 1,1 में क्या होगा, 1,1 उसमें होगी जिसमें दोनों एल्डिहाइड होंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एल्डिहाइड हमेशा कार्बन नंबर 1 पे होता है। तो 1,1 लिंकेज उस वाले मोनोसेकेराइड में होंगी कि जो एल्डिहाइड फॉर्म में एग्जिस्ट करता होगा, और 1,2 उसमें होंगे कि जिसमें एक एल्डिहाइड और एक कीटोन होगा। ठीक है, जैसे कि इसकी एग्जांपल में सुक्रोज है कि एक ग्लूकोज होता है और दूसरा फ्रक्टोज होता है। तो पहले ग्लूकोज का जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 1 फ्रक्टोज के फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 2 के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होता है, तो इसको हम 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहेंगे। और इधर जो है ना ट्री हेलोस की एग्जांपल यहाँ पे दी गई है। अच्छा, अब नॉन रिड्यूसिंग के अंदर भी 2 टाइप्स हैं। पहली में 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है और दूसरे में 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। अब कार्बन नंबर 1 जो है ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड वाला है, और कार्बन नंबर 4 आप जानते हैं कार्बन नंबर 4 पे फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, उसमें ना एल्डिहाइड होता है ना कीटोन होता है। तो इसलिए जो है ना इसमें हमारे पास जो दूसरा वाला मोनोसेकेराइड है उसका फंक्शनल ग्रुप फ्री होगा, और यहाँ पर भी दूसरे वाले का जो फंक्शनल ग्रुप है वो फ्री होगा। लेकिन इधर C4 और C6 इसलिए शो किया गया है क्योंकि कार्बन नंबर 1 किसी भी कार्बन के साथ जुड़ सकता था ना। कार्बन नंबर 3 भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, 5 भी नहीं होता, लेकिन यूजुअली जो लिंकेज होती है वो 1,4 के दरमियान होती है और 1,6 के दरमियान होती है। इसी वजह से ये 2 ग्रुप हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं कि कार्बन नंबर 1 के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो कार्बन नंबर 4 के साथ बाइंड करेगा या वो कार्बन नंबर 6 के साथ बाइंड करेगा। तो यही वजह है कि हमारे पास 1,4 लिंकेज और 1,6 लिंकेज एग्जिस्ट करती है, और इसी वजह से हम इसको रिड्यूसिंग जो है ना डाइसैकेराइड को 2 मज़ीद फर्दर उसमें ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। ये आज का हमारा लेक्चर था। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आएगा। अगर किसी भी जगह पे आप लोगों को कोई मसला हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग के ज़रिए से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जहाँ से मसला हो, जहाँ से समझ ना आए पूछ सकते हैं। अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स को मसला हुआ तो ये रिकॉर्डिंग मैं दोबारा से बना के आप लोगों के लिए सेंड कर दूँगी। और स्टूडेंट्स बाज़ मुझसे ये पूछ रहे थे कि मैम आपने जो नोट्स कल हमारे लिए सेंड किए थे उसका हम क्या करें, उसको हम सिर्फ रीड करें या उसको हम लोग अपने साथ रजिस्टर में नोट करें। तो मेरी ये गुजारिश है कि उसको आप लोग अपने साथ रजिस्टर में नोट इसलिए ना करें क्योंकि वो ख़ुद ही नोट्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए टाइप किए थे, और आप लोगों के लिए सेंड इसलिए किए हैं ताकि आप लोग उसको प्रिंट निकलवाना जो लोग चाहें तो वो निकलवा लें कि उनके पास इसका रिकॉर्ड रहे, और ताकि कल को मिसाल अगर हम आप लोगों से एग्ज़ाम्स लें तो आपके पास वो हार्ड फॉर्म में उसकी कॉपी मौजूद हो और आप लोग उससे याद कर सकें या समझ सकें। तो आप लोग अगर प्रिंट नहीं भी करवाना चाहते प्रिंट, तो आप लोगों के पास मोबाइल में अगर मौजूद है तो आप लोग डायरेक्ट मोबाइल के ज़रिए भी उसको पढ़ सकते हैं। तो जिस तरह आप लोगों को आसानी हो उस तरह आप लोग पढ़ें, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, और जहाँ से समझ नहीं आए वहाँ से मुझसे पूछेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी था। इंशाल्लाह कल के लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगी आप लोगों के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।